हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जीव विज्ञान की क्लास है। जीव विज्ञान की क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक प्रकार से मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं या फिर आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे उस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है, ताकि से आपको कभी भी आज के बाद कभी रटने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि आज से पहले आपने कई बार उन चीजों को रटा है और भूले हैं। ठीक है, बार बार रटा है, बार बार रटने की वजह के बाद भी भूल जाते हैं उसको। ठीक है, लेकिन आज आपको सिर्फ भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही भूलोगे आप कभी। ठीक है, बस एक बार समझना होगा ध्यान से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है हमारा जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवधारियों का वर्गीकरण, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया था, उसके बाद किस वैज्ञानिक के द्वारा जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये बताने से पहले एक बात ध्यान रखना, जो हमेशा हर स्टूडेंट को से कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वन राइट डिसीजन कैन चेंज अवर लाइफ। तो ये बात बहुत अच्छे से याद है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जॉन रे। ये कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे कि आने की संभावना बनती है इसकी भी, क्योंकि पहला व्यक्ति है जिसने जीवधारियों का वर्गीकरण किया और जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने? किस वैज्ञानिक ने? तो जॉन रे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जीवधारियों के वर्गीकरण को। ठीक, जीवधारियों के प्रदान किया ये। तो इस तरीके से यहाँ पे जॉन रे के बारे में इतना ही, क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया या फिर दिया। क्लियर? अब एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा संभावना बनती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की। वह वैज्ञानिक कौन है? तो वो वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस। यहाँ पे इनको आपने कई बार रटा होगा, कई बार से भूले भी। ठीक है, लेकिन आज ध्यान से इसको देखें, अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि भूल ना सके आगे चल के। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस, अब ये कौन थे, कहाँ से थे? तो ये आपको बता दूं, सबसे पहले ये बता दूं कि ये कौन थे। तो ये एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, वैज्ञानिक थे और कहाँ के थे? तो ये स्वीडिश थे, मतलब स्वीडन के। ठीक है, तो स्वीडिश वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने आधुनिक जो जीवों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण, वो किन्होंने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम के आधार पर कई जीवों के वैज्ञानिक नाम भी रखे गए हैं, जैसे कि होमो सैपियंस लिन। जो लिन शब्द है वो लिनियस का ही शब्द है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कैरोलस लिनियस सबसे पहला ये स्वीडिश थे। ठीक है, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ये याद रखना। उसके बाद में इन्होंने जीवधारियों को टोटल 2 भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने 2 भागों में वर्गीकृत किया, और कौन कौन से वो भाग है वो देखो। तो पहला भाग और ये दूसरा भाग, जीवों का 2 भागों में वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देता हूं, यहाँ पे जीवों का 2 भागों में वर्गीकरण। ठीक है, तो कौन कौन से 2 भाग हैं वो यहाँ पे ये देखना है आपको। ठीक है, अब सबसे पहला भाग, पहला पादप विज्ञान। ठीक है, पादप और दूसरा जंतु विज्ञान। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखें, सबसे पहला कौन सा है? पादप जगत। पादप जगत और दूसरा है
जंतु जगत, ठीक है, जंतु जगत। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दो जगत में जीवधारियों का वर्गीकरण किया, ठीक है। तो इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, अच्छी तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। अब आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे इनको जो ये वर्गीकरण है पादप जगत और जंतु जगत, इन दोनों का वर्गीकरण किया तो इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी एक बुक लिखी थी। उस बुक में इन दोनों जगतों का पूरी तरीके से विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। और उसी बुक में इतना आसानी से बहुत अच्छी तरीके से एक एक जगत के बारे में बताया है जितना हर दूसरी बुकों में उतना सही तरीके से नहीं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी जो बुकें हैं वो भी बता दूंगा, लेकिन ये इनके द्वारा किए गए जीवों के वर्गीकरण कितने हैं, 2 है, पादप और जंतु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो जंतु मतलब एनिमल, ठीक है, एनिमल किंगडम, और इधर पादप मतलब प्लांट किंगडम। तो इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहाँ पे, पादप मतलब प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है। और इधर जंतु जगत को क्या बोलेंगे, एनिमल किंगडम। तो इस तरीके से यहाँ पे जीवधारियों का वर्गीकरण किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनके द्वारा केरोलस लिनियस के द्वारा कौन कौन सी बुकें लिखी गई, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ध्यान रखिए कि वर्गीकी के पिता, जीवधारियों के वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है ये। तो इसका आंसर कौन रहेगा, केरोलस लिनियस, ठीक है। या फिर वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो कौन आएगा, केरोलस लिनियस। ये दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे, वर्गीकी के पिता, ठीक है, कौन है, तो लिनियस, ठीक है। मैं केवल लिनियस लिख रहा हूं, लिनियस, ठीक है, केरोलस लिनियस। मैंने केवल यहाँ पे लिनियस लिखा, केरोलस लिनियस पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है इनको, इंग्लिश में फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये भी इनको कहा जाता है, इनको केरोलस लिनियस को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2-3 प्रकार से आपको पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है, क्लियर। अब हम बात कर ले इनकी किताब के बारे में, कौन कौन सी किताबें, बुकें इन्होंने लिखी है इस जीवधारियों के ऊपर, जीवधारियों के वर्गीकरण के ऊपर। और उसमें सबसे पहली जो बुक है वो है जेनेरा प्लांटेरम। कौन सा है, जेनेरा प्लांटेरम, सबसे पहली बुक। हाँ, तो केरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई बुक्स, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स, द्वारा लिखी गई बुक्स या किताबें, ठीक है, किताबें, बुक्स, ठीक है। तो इनको याद रखना है कौन कौन सी है। तो सबसे पहली किताब है, फर्स्ट है, वो है जेनेरा प्लांटेरम। कौन सी है, जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेरा प्लांटेरम नाम याद रखना इसको। उसके बाद तीसरा है, दूसरी जो बुक है वो सिस्टेमा नेचुरी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, जिसमें जीवधारियों के वर्गीकरण का पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। कौन सी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही वो बुक है जिसमें जीवधारियों का क्या हुआ, वर्गीकरण किया है, ठीक। अब अगला जो बात करें, तीसरी, ये दूसरी वाली ये है, और तीसरी बुक है
वो है क्लासेस प्लांटेरम। ठीक है, कौन सी है? क्लासेस प्लांटेरम। तो ये क्लासेस प्लांटेरम। तो प्लांटेरम नाम से कितनी बुकें हैं? 2 है, जेनेरा प्लांटेरम और क्लासेस प्लांटेरम। ठीक है, ये 2 इसकी बुकें हैं। उसके बाद में एक और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, वो है फिलोसोफिया बोटनिकल। ठीक है, फिलोसोफिया बोटेनिकल। तो ये इसकी एक लास्ट बुक है। तो देखो ये चौथी बुक, चौथे नंबर की फिलोसोफिकल। ठीक है, फिलोसोफिकल सोफिया बोटनिकल, सोफिया बोटनिकल। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने टोटल कितनी बुकें लिखी? तो टोटल इनकी जो बुक्स है कितनी है? 4 है, मतलब 4 बुक्स है। कौन कौन सी है? जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी दूसरी, क्लासेस प्लांटेरम तीसरी, और चौथी है फिलोसोफिया बोटेनिकल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी ये 4 किताबें हैं। बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। अब दूसरा से कि आगे चल के कुछ टाइम से कि बीतने के बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आए। ठीक है, वो दूसरे वैज्ञानिक आए, उनका नाम है R.H. हटेकर। क्या है? R.H. हटेकर। अब वो हटेकर जिनका नाम है कि सरनेम है, ठीक है, R.H. हटेकर। तो हटेकर जैसा नाम है वैसे ही वो एक प्रकार से हठी व्यक्ति थे। ठीक है, हठी मतलब एक प्रकार से जिद्दी व्यक्ति थे। उन्होंने ये बोला कि नहीं, इसे की जीवधारियों के वर्गीकरण को केवल 2 भागों में नहीं, मैं इनको 5 भागों में वर्गीकृत करूंगा। ठीक, कितने? 5 भागों में इनको बांटूंगा अलग अलग जीवधारियों को। ठीक है, तो उन्होंने 5 भागों में उनको जीवधारियों को डिवाइड किया, मतलब उनका वर्गीकरण किया। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं वो भी बताऊंगा। ये वैज्ञानिक ने इसे के 5 भागों में कब बांटा था? ये 1969 मतलब 1969 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो देखो यहाँ पे वो कौन थे? R.H. हटेकर। चलो, तो R.H. हटेकर, हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 वैज्ञानिक की बात कर ली, जॉन रे और कैरोलस लिनियस। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं R.H. हटेकर। ठीक है, इनको R.H. हटेकर। ठीक, ये इनका नाम है। और इन्होंने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? जीवधारियों का वर्गीकरण केवल वर्गीकरण लिख रहा हूं मैं, वर्गीकरण। ठीक है, कितने भागों में किया? तो 5 भागों में। ठीक है, कितने? 5 भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया। किनका किया? जीवधारियों का। क्लियर है? अब 5 भाग कौन कौन से हैं ये देख लें। तो देखो ये पहला भाग, उसके बाद में एक ये भाग है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और उधर 5वां भाग। इस तरीके से 5 भागों में जीवों का वर्गीकरण किया। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे और लिख देता हूं, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, अब 5 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा, सबसे पहला है मोनेरा जगत। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? मोनेरा जगत। दूसरा प्रोटिस्टा, उसके बाद में आएगा से कवक आ जाएगा, पादप आ जाएगा। ठीक है, और एलिमेनिया आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहला हम लिखते हैं मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा जगत। क्लियर? सबसे पहला कौन सा है? मोनेरा जगत। अभी मैं केवल आपको 5 भागों के केवल नाम बता रहा हूं, उसके बाद में फिर उनका एक एक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनेरा जगत। और दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत, मैं केवल प्रोटिस्टा लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है पादप। ठीक है, पादप। कैरोलस लिनियस ने केवल 2 भागों में बांटा था, पादप और जंतु, पादप जगत और जंतु जगत। लेकिन हटेकर ने 5 भागों में बांटा, टोटल
5, ठीक है। तो पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, तीसरा क्या है पादप जगत, और चौथा है कवक, ठीक है। पादप के बाद में क्या आएगा कवक। कवक को पौधों की श्रेणी से अलग रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है एनीमेलिया, ठीक है। तीसरा कौन सा है एनीमेलिया, तो ये एनीमेलिया, एनीमेलिया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 5 जगत है और पांचों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इनके बारे में यदि याद रखा तो आगे की जो कहानी है, आगे का जो जितने भी से टॉपिक आएंगे इनसे जुड़े हुए, वो एक एक टॉपिक एक एक उनका से की पॉइंट आपको क्लियर होगा, यदि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इनको बहुत अच्छी तरीके से देखें, ध्यान से समझे इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप और कवक और एनीमेलिया, तो ये 5 जगत हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले मोनेरा जगत की, ठीक है। मोनेरा जगत क्या है और इसमें किस टाइप के जीवधारी आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उधर बात करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे इन 5 के बारे में अलग अलग पूरी कंप्लीट जानकारी, ठीक है। तो मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीव आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं ये देखेंगे, और सभी के बारे में कौन कौन से जीव आते हैं और किस प्रकार के हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो अब देखें यहाँ पे मोनेरा जगत, इसमें किस टाइप के जीव आते हैं ये आपको बता दूं। तो सबसे पहले इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव। अब प्रोकैरियोटिक क्या है इसके बारे में आपको अलग से एक पूरा से की वीडियो बना के दूंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 कैटेगरी होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो सिंपली बता दूं कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे जीव जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो कौन से जीव आएंगे, वो रहेंगे प्रोकैरियोटिक जीव जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, और जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक। जो प्रोटिस्टा है ये यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आएंगे। अब प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन से हैं, तो ये देखो कौन सा है, जिसे हम से बोलते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे कि गांठदार पौधे की जड़ों में पाया जाता है, जैसे कि चने के जैसे पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का एकत्रीकरण या स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है, वो जीवाणु है, वो किस में आएंगे, वो मोनेरा जगत में आएंगे, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे उनको, ठीक है। तो इस तरीके से है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक जीव आते हैं, मैंने अभी बताया। इनमें केंद्रक पाया जाता है और इसमें यूग्लिना इसका एक उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक जीव जो प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ठीक है। तो यूग्लिना यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जो न तो पादप में आता है न जंतु में आता है, ठीक है। न तो पादप में न ही जंतु में, ये पादप और जंतु के मध्य का ऐसा जीव है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं प्रोटिस्टा के अंदर आने वाला यूकैरियोटिक जीव, क्लियर। अब देखें यहाँ पे पादप। पादप नाम से स्पष्ट है, पादप का मतलब होता है जितने भी प्रकार के पुष्पीय अपुष्पीय पौधे पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम पादप, ठीक है। तो यहाँ पे पादप जगत में पुष्पीय अपुष्पीय पौधे और शैवाल वगैरह आएंगे और अन्य पौधे आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो पेड़ पौधे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो पादप के अंतर्गत आएंगे। इतना क्लियर है। तो ये तीनों क्लियर है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और पादप, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यहाँ पे समस्त प्रकार के पौधे, पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे, ठीक। अब फिर बात करते हैं कवक। तो कवक को अलग कैटेगरी में रखा है और अलग ही रखा है इसको, और इसमें कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कैटेगरी में भी आते हैं और परपोषित जीव होते हैं। परपोषित, उसके बाद में फिर आगे बढ़ो परजीवी और मृतोपजीवी। इसका मतलब ये है कि ये अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। स्वपोषी नहीं होते हैं, ये परपोषी होते हैं।
या फिर मृतोपजीवी होते हैं, जो मृत भोज्य पदार्थ है या फिर मृत जीव जंतु हैं, उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई जानवर मर जाता है, मरने के बाद में से उनमें जो से कीटाणु वगैरह जीवाणु वगैरह सब लगते हैं, वही क्या है, वो इसके कवच के अंदर आएंगे और उनको क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी। ठीक है, तो इस तरीके से अवशोषण के द्वारा भी ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर है? तो ये कवक हुआ, मतलब आपका 4 कैटेगरी पूरी कंप्लीट हुई। मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक, योग्लिना और पादप, पुष्पी, अपुष्पी, शैवाल, अन्य पौधे, ये कवक, मृतोपजीवी, परजीवी और परपोषी। ठीक है, तो ये कवक का कंप्लीट हुआ। उसके बाद एनीमेलिया। एनीमेलिया मतलब क्या होता है? एनीमेलिया मतलब से कि एक ऐसा वर्ग जिसमें बहुकोशिकीय जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे एनीमेलिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी बहुकोशिकीय जीव एनीमेलिया के अंतर्गत आएंगे, तो इस वर्ग के अंतर्गत ये आएंगे। इसका मतलब RH हटेकर ने टोटल 5 श्रेणियों में बांट के बता दिया। ठीक है, अब वो क्योंकि उससे कि थोड़ा जिद्दी व्यक्ति था, वो माना नहीं और उसने सबको अलग अलग भागों में तोड़ दिया। तो इस तरीके से उसने जो अध्ययन करना था जीवधारियों का, उनको थोड़ा आसान बना दिया। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, डिटेल पढ़ के रखना है, ताकि आपको मान लो MPPSC में लिखना है तो उसमें लिखने का भी सीखी कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिलती है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कर लें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।